हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। यह सीरीज हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू किया है और इस सीरीज में हम एक क्लास ले चुके हैं। आपका ये दूसरा क्लास है आप लोगों का। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तहत हम जो है पॉलिटी के पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें पहले क्लास में हम 10 क्वेश्चनों का विश्लेषण किए थे। इस क्लास में भी करेंगे। तो इसमें जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो पॉलिटी के जो प्रश्न आए हुए हैं वही हम शामिल कर रहे हैं। तो इसी के तहत आज भी हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इसके क्वेश्चंस के साथ साथ उत्तर, उसके साथ साथ व्याख्या, जो कि आगामी जो 72वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में जो प्रस्तावित है उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो कृपा करके इस क्लास में आप जो है शुरू से अंत तक बने रहिए और पूरे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। जैसे कि अगर हम लोग पहले प्रश्न का डिस्कशन करें, पहले प्रश्न पर अगर ध्यान दें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है। यानी डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये आप जानते होंगे कि डीपीएसपी ही जो है संविधान में जो ये प्रावधान है वो राज्य को निर्देशित करता है कि जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित कार्य जो होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत में भी ये व्यवस्था है। तो ये हमारे डीपीएसपी में ही सरकार को या राज्य को निर्देशन दिया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे। हालांकि डीपीएसपी के तहत जो कार्य हैं उसको जो राज्य के जो कार्य दिया गया है डीपीएसपी के तहत, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसको जैसे एफआर के तहत फंडामेंटल राइट को आप, अगर फंडामेंटल राइट कोर्ट में चैलेंजेबल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का किसी तरीके से हनन होता है तो आप कोर्ट में इम्पीचमेंट दे देते हैं, रीट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत। जैसा कि आप जानते होंगे 226 के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत हमको किसी भी राज्य के किसी भी जो जनता होती है उसको ये अधिकार होता है कि अगर किसी कारणवश उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो जो इसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर रीट दायर कर सकती है, याचिका दायर कर सकती है। लेकिन चूंकि डीपीएसपी में ये प्रावधान नहीं होता है, आप जानते होंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग में कर रहा हूं कि डीपीएसपी में प्रावधान नहीं होता है। चूंकि राज्य के पास बहुत सारा काम होता है, इसलिए कोर्ट के चक्कर में ना फंसे राज्य, इसलिए इसको इस तरीके की छूट प्रदान की गई है। तो हम आगे आते हैं। आपने आंसर देख लिया आयरलैंड। अब इसका हम लोग थोड़ा सा आप देख लीजिए कि भारत के संविधान में और भी जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं किन किन देशों से ली गई है। जाहिर सी बात है कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय तक विश्व के बहुत सारे देशों में वहाँ का संविधान बन चुका था। तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को हमने, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो डेवलप्ड हो चुकी थी वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, तो हमने एडॉप्ट कर लिया उस चीज़ों को। चूँकि हमारे संविधान लागू होने से पहले भी हमारी जो बहुत सारे नियम कानून थे, जैसे 1935 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, वो लागू था। उसके बहुत सारे प्रावधान भी हमारे संविधान में शामिल किए गए क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है इन प्रैक्टिस में था। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रावधानों को भी शामिल किया गया जो विश्व के उस समय विकसित देश थे या विकासशील देश थे या बहुत डेवलप हो चुके थे, अपने संविधान को लागू कर चुके थे। तो उस आधार पर जैसे देख पा रहे हैं आप, ब्रिटेन से जो है हमने संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका। तो इसी प्रकार जैसा हमने देखा कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित इस तरह के चीजों को हमने शामिल किया है। तो हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। पहला है ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है आप देख पा रहे हैं सी है। इसका सी जो है यूएसए होगा। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट को लिया है, एफआर को, ठीक है। और इसका व्याख्या भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका से लिया है महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कार, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हटाया जाना, मौलिक अधिकार। जैसा कि इस प्रश्न में यही था कि फंडामेंटल राइट को जो है हमारा स्रोत कहाँ है, हमने अमेरिका के संविधान से उसको अपने संविधान में शामिल किया था। फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने बता भी दिया, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जो है फंडामेंटल राइट इसलिए दिया जाता है कि वहाँ की जनता का सर्वांगीण या चौतरफा विकास हो, इस तरह से उसकी स्वतंत्रता दी जाती है, समानता दी जाती है, और भी जो उसको प्रमोशन के लिए जो सरकार कार्य कर सके, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए वो सारा का सारा उसमें प्रावधान होता है। जैसे शिक्षा का अधिकार को भी फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। उसी तरीके से अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं।
तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश से लिया गया है? तो ये भी जो है वही प्रश्न है, घुमा के थोड़ा सा दिया गया है। इसका भी आंसर जो है आप देख पा रहे हैं, डी दिया गया, आयरलैंड होगा, ये नहीं होगा। तीनों ABC आयरलैंड होगा, इसकी भी व्याख्या मैं कर चुका हूं। तो प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सूची, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, देखिए जितने भी स्रोत हैं इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी में लगातार आ रहे हैं। जो स्रोत को जो शामिल किया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट अमेरिका का संविधान हमारा स्रोत है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो प्रावधान हैं तरह अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो इन सारे चीजों को, ये सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से बीपीएससी पूछ रहा है। जैसे अभी इसमें देख लीजिए कि लिस्ट मिलाने के लिए दे दिया गया है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उसी तरह राज्यों के बीच जो है संबंध जो है समवर्ती सूची, ये जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ठीक है। और केंद्रों को अधिक शक्ति प्रदान जो की गई है, मतलब राज्यों का संघ होगा जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये जो है हम कनाडा से लिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ए का जो हो जा रहा है चौथा हो जा रहा है, नहीं, ए का जो हो जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तीसरा, और बी का हो जा रहा है चौथा, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, और ए का डी का नहीं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं हम आंसर क्या है। आंसर डी है। जैसे देख पा रहे हैं आप, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से, राज्यों के बीच ऑस्ट्रेलिया, और जो है राज्यों के केंद्र शासित जो है केंद्रशासित जो बताया गया कि मतलब राज्यों का संघ होगा लेकिन सेंटर को आधा ज्यादा पावर दिया गया, यानी केंद्र जो है शक्तिशाली होगा। तो वो जो प्रावधान है हम कनाडा के संविधान से लिए, मैंने बताया अभी, तो इसलिए आंसर डी हो जा रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? वही बात कि हमारी जो व्यवस्था है ऐसी है कि वहां पे केंद्र मजबूत है, यानी सेंटर को ज्यादा इंपावर किया गया है, राज्यों को भी शक्ति दी गई है, लेकिन हमारा ऐसा संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और ये प्रावधान जो है हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं, ठीक है। यूएसए नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, न्यूजीलैंड नहीं होगा, कनाडा होगा। इसका आंसर पांचवा का बी। देखिए उस एनालिसिस में भी या विश्लेषण में भी आप देख पा रहे हैं, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया है, सीधी सी बात। और अगले प्रश्न पे हम इसी प्रकार आते हैं। देखिए, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? ठीक है, जनहित याचिका जो है देख पा रहे हैं, इसका जो है जनहित यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, पहले जो है यूएसएसआर था, सोवियत संघ, रूस, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका जो है अमेरिका होगा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका आंसर होगा। ये भी नहीं होगा। बीच में जो है इस तरीके के ऑप्शंस आने लगे थे बीपीएससी में कि ई देता था, जिससे बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, तो उसको फिर हटा दिया गया है। तो अभी जो है आंसर उसका डी होगा, छठा का डी। अब इसका जो है व्याख्या देख लीजिए। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट यानी पीआईएल, जो पीआईएल दाखिल करने का जो अधिकार दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अधिकार आया है अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, अमेरिका के संविधान से हमने अपनाया है। देखिए, जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने और व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दा को उठाने के लिए दायर की जाती है। भारत में जस्टिस पीएन भगवती जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह भी जान लीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किसे जो है जनहित याचिका का जनक माना जाता है, तो जस्टिस पीएन भगवती थे ये। और बाकी आप समझ गए कि अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के लिए पीआईएल का अधिकार जनता को दिया जाता है, ताकि जनता जो है एम्पावर हो, लोग एम्पावर हो और अपने अधिकारों को सही तरीके से प्रयोग कर पाए। तो ये सारी चीज जो है हम यूएसए के संविधान से अपनाए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है अनुच्छेद 395 22 भाग 12 अनुसूचियां, बी 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियां, सी 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियां, डी 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियां। इसका आंसर ए होगा,
संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां। पहले 8 अनुसूची थी, आप जानते भी होंगे कि पहले 8 अनुसूची थी, बाद में इसको प्रावधान आगे बढ़ा गए तो 12 अनुसूची हो गए। तो मूल संविधान में हमारा यही है। और बाद में जो है बहुत सारे उपखंड बन गए, संविधान में सब सेक्शन बन गए, तो वो जो अनुच्छेद की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन अगर उसकी गिनती की जाए तो अभी भी 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में विभाजित है। इसका जो आंसर हो ये होगा, मैंने पहले ही बता दिया। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड यानी सब सेक्शन यानी क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई, जैसा मैंने बताया। तो कुल मिलाजुला के आपने समझा कि संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये जानना चाहिए आपको। अब हम आते हैं भारतीय संविधान में है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 350 आर्टिकल, 300 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 आर्टिकल। अब देखिए कितना कंफ्यूजन ये करता है इस तरह का। तो हम जो इसको ये समझेंगे कि 300, ये सीधे पूछ रहा है 300 आर्टिकल। 300 आर्टिकल मतलब 300 निश्चित संख्या तो है नहीं, ये भी निश्चित संख्या बता रहा है 350। तो दोनों के आसपास कुछ नहीं है। 450 से अधिक आर्टिकल, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो आर्टिकल्स हो गए हैं वो 450 के आसपास हो गए हैं। तो इसका आंसर सी होगा। मूल संविधान से नहीं पूछ रहा। उसी तरीके से संविधान में 400 अधिक अनुच्छेद है, गणना की दृष्टि से इनकी संख्या 471 हो गई है। मई 2024 तक की ये है पहुंच गए, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। वर्तमान में 22 भाग 95 और 12 अनुसूचियां हैं। इसका एनालिसिस इस तरीके से होगा। ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कृपया करके ध्यान से इस चीज को आप समझिए कि संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और उसको गिनती करने पे अभी 471, इसीलिए उसमें ऑप्शन दिया है कि 400 से अधिक या 500 से अधिक। तो उसमें एक निश्चित संख्या दिया था, निश्चित संख्या से होगा नहीं, तो सी होगा ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका। तो इसी के साथ जो है आज का जो ये क्वेश्चंस का जो कार्यक्रम था प्रीवियस ईयर्स का पॉलिटी का, वो मैं लेकर आया। नेक्स्ट क्लास में और भी हम क्वेश्चंस के लेके आएंगे इसी तरह के एनालिसिस के साथ, उत्तर के साथ, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बीपीएससी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। तो कृपया हमारे क्लास को लाइक और कमेंट करें और हमको जो है समर्थन दें, प्रमोट करें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, और आपको एनालिसिस करके सही तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि ये आपके लिए बहुत ही सहायक हो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।